हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 2015 न्यू एनसीईआरटी जो कि शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग 2025 से लागू हुई है, उसका आज हम छठा चैप्टर हमारे आसपास की सामग्री सामग्री मतलब हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या वस्तुएं हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। कक्षा 6 में डीपली चीजें नहीं दी गई हैं, बहुत ऊपर ऊपर से चीजें दी गई हैं। मतलब अपने आसपास जो सराउंडिंग में चीजें हैं, उन चीजों का अध्ययन ही आज हम करने वाले हैं। पहली बार जुड़े हैं यदि आप लोग हमसे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी हम साइंस पढ़ा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी की। जल्द ही इसके हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और इसके बाद हम मैथमेटिक्स कक्षा 6, 7 और 8 की मैथ साइंस और सोशल साइंस हम इस पर लेकर आने वाले हैं। चलिए करते हैं एक प्यारे से छोटे से संस्कृत के वाक्य से। उपादान भविष्य मृतिका लोहमेव च। दैट मीन्स यहाँ पर मूषा मूषा बोले तो क्रूसिबल होती है, एक ओखली समझ लीजिए, लोहे जैसी होती है। माने पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पात्र होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सुनार होता है वो चांदी या लोहे को गलाने के लिए एक काली काली सी एक ओखली रखता है। हाँ, बहुत हल्की होती है और उसके अंदर उस पदार्थ को डाल के उसको भट्टी में या फिर उसको गर्म किया जाता है, तो उसमें सोना या चांदी पिघल जाता है। उसे हम क्रूसिबल कहते हैं। वो एक स्पेशल मिट्टी की बनी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। वो भी एक पर्टिकुलर पदार्थ है, मैटर है। आ जाइए, हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करें। क्या हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनका क्या करें, अवलोकन करें। ग्रीष्मकाल के अवकाश के बाद भूलन और शीत अपनी नई कक्षा जाने के लिए उत्साहित है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना प्रारंभ करते हैं और पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। देखो, मेरे पास एक नोटबुक है। मेरे पास एक नई नोटबुक है, नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद विज्ञान की शिक्षिका विद्या भी कक्षा में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थियों से बातचीत करना प्रारंभ करते हुए उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है, वस्तु एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं, जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी होती है। क्या सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी आदि। ये सभी अलग अलग पदार्थों से, मैटरों से बने होते हैं। आ जाइए, चलते हैं आगे। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, सामग्री कहलाता है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए काफी सारे पदार्थों को मिक्स किया जाता है और उसी मिश्रण को हम सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सामग्री कहते हैं उसी मिश्रण को। आ जाइए, आज हम अध्ययन करते हैं हमारे पहले बर्तन के बारे में। पहले बर्तन का मतलब है कि आज से कई सालों पहले जो पहली बार बर्तन बनाया गया था वो मिट्टी का बनाया गया था। अब आ जाइए, सीखते हैं इसके बारे में प्यारे बच्चों। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप या फिर भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, क्योंकि हम ये प्रायद्वीप ही है, समझो क्या है, प्रायद्वीप। ठीक है,
तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के गंगा के मैदानों लुहुरा देवा और बुलचिंग स्थान मेहरानगढ़ में पाए गए। लगभग 4,000 सामान्य संवत पूर्व बीसी सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लीप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीक विकसित हुई। यह तकनीक हड़प्पा सभ्यता कब हुई? यह हुई 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व दौरान, और भी परिष्कृत हो गई, जिसमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। इंडिया थाली कटोरे हड्डियां थाली कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घुमावदार पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं और इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। अब देखो हमारे आसपास चीजें क्या क्या दिखाई दे सकती है। यह है गांधी जी का चरखा, सूत काटने वाला। ठीक है, क्या है ये? गांधी जी का चरखा है, इसे गांधी जी सूत काटते थे। ये गिलास है, इससे पानी पीते थे। ये लकड़ी का और सूती जो है, और ये लोहे का इसके अंदर ये लगा रहता है, ताको जिसे हम कहते हैं। ये है स्टील का है गिलास। ये भी स्टील का है। ये कागज की है। ये कप है, इसका कांच का। और ये है किसी जानवर की चमड़े से बनी बॉल, जो कि ये जो खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत मजबूत और बहुत महंगी बॉल होती है। ये लकड़ी का है। एक कांच के कंचे जो हम छोटी खेलते हैं। ये चाबियां हैं। ये आपको पता है क्या है? ये है आपका लॉक, ताला, जिससे हम हमारे घरों की सुरक्षा के लिए यूज लेते हैं इसको। ठीक है, और ये अपना गमला है। गमले में क्या उग रहा है? छोटा सा पौधा। ये दीपक है, आजकल स्पेशल प्रकार से मशीनों से डिजाइन किया हुआ दीपक है। ये रूल पेंसिल, इसमें ग्रेफाइट होता है। ये एक और बॉल है प्लास्टिक्स का। ठीक है, ये पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सही से। और ये भाई स्टेपलर जैसा कुछ है अलग प्रकार से। ये आपका पेन है, ये आपका स्केल है, और ये कॉपी है, ये भी आपका स्केल है। और ये क्या हो सकता है पता नहीं, मुझे तो कुछ लग रहा है खाने का, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये सब हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने को मिलती है देखने को। आ जाइए फिर से करते हैं और आगे का अध्ययन। आगे अपने पास है कि आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपने मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह में बनाए? आपने इस विधि से क्या सीखा? आओ, आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि ही वर्गीकरण कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। वर्गीकरण दैट मीन्स क्लासिफिकेशन कहलाती है। वस्तुओं
सारो जमानो। चलिए बच्चों, क्या हाल चाल है? देखिए, वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है? वर्गीकरण। वस्तुओं को उनके उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्री का वर्गीकरण कर सकते हैं। अपने पास क्रियाकलाप है, आइए विचार करें। विभिन्न विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों का नाम लिखिए। तो देखो, हम गिलास बनाने में किन किन सामग्रियों का क्या कर सकते हैं? प्रयोग। देखो, गिलास एक कागज़ का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, और लोहे का भी बन सकता है, स्टील का भी बन सकता है, मिट्टी का भी बन सकता है। ठीक है ना? तो ये सब, इन सब का गिलास बनाया जा सकता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार है? खाना बनाने के बर्तन के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, पहले पुराने जमाने में जो खाना बनाया जाता था वो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था। स्पेशल प्रकार के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, अच्छी मिट्टी हुआ करती थी, उससे जो बर्तन बनाए जाते थे खाना पकाने के लिए। लेकिन कागज जैसी चीज में खाना बनाना शायद असंभव है। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? देखो, कपड़े से नहीं, है ना, इससे क्या है, पानी रिस जाएगा। हाँ, कि पहले एक स्पेशल प्रकार का कपड़े का बैग हुआ करता था, जिसमें लोग गर्मियों के अंदर पानी भरते थे। ठीक है, और उसमें से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता था, और ये पानी इसमें बहुत ठंडा हो जाता था। ठीक है, लेकिन कपड़े का गिलास बनाना संभव नहीं है ना? आगे आ जाइए। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेन भिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। ठीक है, इन सब का यूज हो सकता है। आगे फिर सवाल पूछा है लड़के ने कि विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। देखो, नॉर्मल जो देखो, एक तो रबर की गेंद होती है, एक प्लास्टिक की गेंद होती है, और एक होती है चमड़े की गेंद। चमड़े की जो गेंद होती है ये बहुत हैवी गेंद होती है, और इससे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, नॉर्मल गेंदों से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? नहीं। क्रिकेट की गेंद में वेट ज़्यादा होता है, जबकि टेनिस खेलने की गेंद में वेट कम होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना? मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि उसका वेट कितना होगा, लेकिन ज़्यादा वेट होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, टेनिस गेंद काफ़ी कम वजन की होती है, जबकि क्रिकेट गेंद काफ़ी हैवी वजन की होती है। इसका जो बाहरी ये पार्ट रहता है ये चमड़े का होता है, चमड़े का होता है। ठीक है, और ये तो भाई साहब हस्त व्यायाम की गेंद है। हस्त व्यायाम का मतलब है हाथों को दबाने के लिए गेंद आती है हाथों में। जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग इसका यूज लेते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अपने हाथों का कंटिन्यूसली चलता रहे। आगे आ गया कि खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम, वे कितनी ऊंचाई तक उछलती है, वे समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं के यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। समूहों में क्या करें? विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या किसी सामग्री से वे अपनी उनके आधार पर वस्तुओं में विभाजित किया गया होगा। आगे आ गया, हमने सीखा है कि वस्तुओं को उनके
गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हमें सामान्य सामान्यतः एक जैसे बर्तन को एक साथ रखते हैं, और इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः एक प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें अनाज दूसरे कोने में रखता है, और इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दवाओं को रखने की कैसी व्यवस्था की गई है। आगे आ गया है सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं। हम सामग्रियों के विभिन्न और कुछ गुण जानेंगे। तो सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। आइए चलिए सामग्री के स्वरूप का अवलोकन करेंगे और उन्हें पहचानेंगे। अब सामग्रियों के अवलोकन में विभिन्न सामग्रियों का निर्माण वस्तुएं एक दूसरे के भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होती है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा और तांबा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है, उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। जहाँ इसमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है और गठन खुरदरी या चिकनी होती है। रंग या ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह चमकदार होती है उनका स्वरूप धुतिमय का मतलब होता है चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातुओं में की होती है। ठीक है ना। मानी देखो काफ़ी सारी धातुएं ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी क्या पूरी की पूरी धातु ऐसी होती है जो चमकदार होती हैं। सारी धातु क्या करती है, चमकती है। ठीक है ना। कुछ धातु ऐसी होती है जैसे आयोडीन हो गया, ये भी चमकती है, अधातु है लेकिन चमकती है। ठीक है। धातुओं में चमकने का जो गुण होता है वो उनके इस गुण के कारण होता है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन के गुण के कारण होता है। ठीक। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है, लेकिन वापस से यदि उनको रगड़े तो वापस से अपनी धुति को वापस से ला देती है, मानी धुतिहीन हो जाती है। लेकिन अगर उनको वापस से रगड़ा जाए, साफ किया जाए तो वापस से चमकदार बन जाएगी वो। ठीक है। और कुछ जो अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। ऐसी सामग्रियों को हम द्युतिहीन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्युतिहीन। जैसे कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती कोई वस्तु सोना नहीं होती है। तभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती हैं, और कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य धातुओं की पतली परतों से लेपित किया जाता है। ऐसे में वे चमकदार दिखाई देती है। ठीक है। कुछ पर पॉलिश कर देते हैं, कुछ पर चमकदार परत चढ़ा देते हैं तो चमकने लग जाती है। ठीक है। कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? तो ये तो नॉर्मली हम जानते हैं, लोहा, जितनी भी धातुएं हैं ये सब कठोर ही होती हैं। हाँ, कुछ धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती है। जैसे मैं धातुओं का नाम बताऊं, जैसे अपना पोटेशियम हो गया। ठीक है ना। के पोटेशियम हो गया, ये आपका जो रहता है वो चमकदार नहीं होता है। ठीक है ना। सॉरी, चमकदार होता है, साथ ही ये मुलायम होता है। एक होता है अपना सोडियम।
क्या होता है अपना सोडियम। सोडियम जो है एन, जो है एन, ये है एन, ए का सिंबल है, ये भी क्या होता है मुलायम होता है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। तो आ जाइए आगे पढ़ते हैं। और मानिए जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथ से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबर रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उसे लकड़ी के टुकड़े टुकड़े एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्री दूसरे की तुलना में अधिक आसानी से खुरची जा सकती हैं? हाँ, कठोर होगी, नॉर्मल होगी, वो आसानी से खुरची जाएगी, और जो नॉर्मल नहीं होगी वो आसानी से खुरची नहीं जाएगी। नरम वस्तुएं खुरच सकते हैं और कठोर वस्तुएं नहीं खुरच सकते। ठीक है, रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। ठीक है, रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से क्या होता है नरम होता है। आगे चलिए। चलिए आगे हम देखते हैं 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो वे सामग्रियां जैसे कांच हो गई, इन सामग्रियों को हम आर पार देख सकते हैं। शीशा हो गया, ठीक है, कांच, शीशा, कुछ प्लास्टिक हैं पारदर्शी, उनके हम आर पार देख सकते हैं। अब नाम की बात करें तो देखो दरवाजा हो गए, वहां लगा सकते हैं, खिड़की हो गई, ठीक है, तो उन वस्तुओं के लगा सकते हैं। एक दीवार हो गया, इससे आर पार नहीं देख सकते। पेड़ हो गया, है ना, इनसे आर पार, हवा का वातावरण है उससे हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं से हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ऐसी सामग्री जिनकी हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी वस्तु कहलाती है। कागज हो गया, ठीक है, कागज के साथ साथ जल हो गया, हवा हो गया, सेलोफेन हो गया, कागज इत्यादि सामग्री इसके उदाहरण हैं। ठीक है, और ऐसी वस्तुएं हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं हैं, अधिकांश सामग्रियां ऐसी होती है जिनके आर पार देख नहीं पाते हैं, आर पार देख नहीं पाते हैं को हम अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी, गत्ता, धातुएं अपारदर्शी वस्तुएं हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख भी सकते हैं और नहीं भी, तो वो होती हैं पारभासी। ठीक है, मानिए आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, वो होगी आपकी पारभासी। कौन सी हो जाएगी? पारभासी हो जाएगी। आगे चलते हैं और सीखते हैं। मानिए बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। ठीक है, ये बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच जो होते हैं पारभासी उसके उदाहरण हैं। आइए, तो अपने पास देखो ये जो कांच का गिलास है, इससे के हम आर पार देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये बटर पेपर है और ये रबर है, ये तो आर पार नहीं देख सकते। फ्रॉस्टेड कांच ये धुंधला होता है, नहीं देख सकते। ये भी, इसके भी आर पार नहीं देख सकते, इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जल पारदर्शी होता है और इसमें काफ़ी सारी मिट्टी डाल के या कुछ के पदार्थ डाल के इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है। आगे आ गया जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं। तो जल में अगर नॉर्मल चीज़ें तो मिट्टी अघुलनशील है, और अगर इसमें चीनी डाल दे तो घुलनशील है, शराब डाल दे तो घुलनशील है। तेल घुलनशील नहीं है, ये उसकी सतह पर तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व है तेल का कम होता है और पानी का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर तैरता रहता है। क्या करता है? ऊपर तैरता रहता है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे। ठीक है, तो नींबू का अगर हम देखो, नमक हो गया, चीनी हो गया, नींबू का रस हो गया, ये तो पानी में मिल जाता है आसानी से। ठीक है, कुछ कलर हैं वो भी आप आपस में पानी में मिल जाते हैं। ठीक है ना, पानी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब क्या नहीं मिलते हैं? तो मिट्टी हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो पानी में अघुलनशील रहती है। पानी में क्या रहती है?
अघुलनशील रहती है। अब देखो यहाँ से अपने पास कुछ उदाहरण है कि भाई साहब कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चौक, ठीक है ना, चौक, रेत, पाउडर, बुरादा, लकड़ी इकट्ठा करें और कांच का गिलास लें और 2/3 पानी से भर लें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चाक पाउडर और चौथे में रेत और 5वें गिलास में बुरादा डाल दें। अब मुझे बताओ किस किस में ये भर जाएगा, पूर्व अनुमान आप लोग लगा लो। तो चीनी और नमक ये सब तो घुल जाएंगे, चाक पाउडर भी घुल जाएगा लेकिन वो क्या कर देगा, उसे अपारदर्शी कर देगा, और मिट्टी, रेत ये उसके अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है, ये उसके अंदर क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें पानी में आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं घुलनशील पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो पानी में आसानी से नहीं घुलते उन्हें बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं दूँ तो जैसे तेल हो गया, ये पानी में अघुलनशील है, ठीक है, मिट्टी हो गई, है ना, यहाँ पे देखो अघुलनशील में कुछ डस्ट वस्ट डाल रखी है, इधर देखो कुछ चीनी वीनी डाल दी इसके अंदर तो मिल गई। इसमें चीनी डाली नहीं क्योंकि इसमें अघुलनशील पदार्थ डाला, रेत वगैरह, तो घुले नहीं। अब आप स्वयं ORS बनाएं, तो आप स्वयं भी ORS बना सकते हैं। ORS आप अच्छे से जानते हैं कि ORS होता क्या है, ठीक है। ORS जो होता है एक पानी का ही सॉल्यूशन है। पानी का मतलब है कि जिसमें नमक और चीनी का मिश्रण है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है, का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबाल कर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर में ही ORS तैयार किया जा सकता है। आगे आ गया है, क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं, आइए पता लगाएं। तो तेल जल में नहीं घुलता है, सिरका भी शायद जल में घुल जाती है, सिरका तो तैरती है शायद, है ना, और शहद भी घुल जाता है, शायद थोड़ी देर में समय लगता है। जल में विद्यमान गैसों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? तो जल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी घुली हुई रहती हैं और भी काफ़ी सारी गैसें रहती हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते। मिश्रित नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? मिश्रित नहीं होते हैं। किसके साथ? जल के साथ, ठीक है ना, जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन जल में घुल जाती है और यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। कितना भारी या हल्का? कितना भारी या हल्का? तो देखो किसी भी पदार्थ का एक पर्टिकुलर वजन होता है, भार होता है, वजन होता है, या हम कहेंगे भार या द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है? अगर किसी पदार्थ के भार के अंदर से उसका गुरुत्व त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल हटा दिया जाए, गुरुत्व त्वरण हटा दिया जाए, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बचता है। क्या बचता है? द्रव्यमान बचता है। आइए करते हैं चर्चा। एक वे मशीन ली है, वेइंग मशीन, जिसमें हम क्या कह सकते हो आप लोग, तौलने की मशीन है। उस पर एक गिलास रखा गया है और उसमें कुछ पानी है। मैं पानी पी लूं। चलिए ठीक है, एक कप लीजिए, कप में जल भरें और दूसरे में रेत भरें, तीसरे में कुछ और चीज भर दें, कंकड़ वगैरह। चिन्हित करें, पूर्वानुमान लगाएं कि किस में वजन ज्यादा होगा, किस में हल्का होगा। तराजू लें और उसे तौलें।
कोई कोई सामग्री भारी हल्की इसका पता द्रव्यमान नामक गुण के माप कर किया जा सकता है जब इसके आयतन समान हो। जब इसके क्या हो, आयतन समान हो। जो भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंधों के विषय में अधिक जानेंगे। आगे की कक्षा में 8वीं में द्रव्यमान और भार के बारे में आप अच्छे से सीखेंगे। स्थान और आयतन। स्थान का मतलब है और आयतन का मतलब, आयतन तो है किसी भी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया या किसी भी वस्तु की धारण करने की जो क्षमता है उसे हम धारिता या आयतन कहते हैं। स्थान एक पर्टिकुलर जगह हो सकती है। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कि कृपया अपना बस्ता अपनी सीट पर रखें और बैठ जाएं। पीठ पर रखें। सीट या सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह दो विद्यार्थियों को कांच के दो समान गिलास देती है। उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रम से गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भरा जाता है और दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। ठीक है, एक तो भरा हुआ है, एक खाली है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझा है कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, या किसी भी वस्तु के धारण करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? आयतन कहलाएगी। अब आयतन में लीटर में मापते हैं, आयतन को मिलीलीटर में मापते हैं। मीटर, लीटर और मिलीलीटर और माइक्रोलीटर में भी मापते होंगे, है ना? माइक्रोलीटर का तो पता नहीं है, लेकिन लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं। तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। जैसे पीने का जल 500 ml है, उधर दूध है 500 ml है और दोनों क्या है? बराबर है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। सभी सामग्रियों द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रदर्शित किए जाते हैं। आ जाइए। चलिए देखिए, अपने पास क्या है? द्रव्य क्या है? तो द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें कोई गुण विद्यमान हो? कोई गुण क्या हो? विद्यमान हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है।
उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है। इसे ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन लीटर में और मिलीलीटर में की इकाइयों द्वारा मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है और किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में हम केजी लिखते हैं या लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है, ध्यान रहे। उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या माने संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़े। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 और किलो के बीच में, देखो ये स्पेस है ना, छोटा सा ये किलोग्राम, वो तो 7 और केजी, ये 7 और थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, केजी में नहीं छोड़ेंगे, डॉट भी नहीं लगाएंगे, लिखा जाएगा, न कि 7 और केजीएस लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन नहीं होता है। लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को छोटा एम और बड़े एल के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इनके बीच में कोई भी अंतराल नहीं होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमने पूरा पढ़ लिया है। बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। 1 मीटर क्यूब माने 1 मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा अगर हम गड्ढा खोदें तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर पानी आ जाएगा। वायु द्रव्य है? क्या वायु द्रव्य है? इसके दिमाग में आया लड़की के? द्रव्य है या नहीं है? तो क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण माने जा सकती है? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। मित्रों के साथ क्या करें? चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव है, रेत और कंकड़ द्रव्य है, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह, उनके गुणों, समानता, अंतर के आधार पर बनाए। हमने साझा किया कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के रूप का अध्ययन है और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्ययन भी सीखा। सभी सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? वरदान तो है ही खैर, पर अभिशाप भी है क्योंकि ये गलता नहीं है। हाँ, हमने सामग्रियों का विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हमें जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया। प्राचीन काल में भी ऐसी वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद में जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। तो यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स हैं जो आए हुए हैं। गुरु मानी होता है भारी, मंद मानी धीमा, हिम मानी ठंड, शीत, स्निग्ध मानी चिकना, श्लक्ष्ण मानी मुलायम, सांद्र ठोस, मृदु मुलायम, स्थिर और स्थिर,
एक ही बात है। सूक्ष्म, सूक्ष्म छोटा, विशद गैर चिपचिपा, विशद मन गैर चिपचिपा। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना। ये कुछ श्लोक वलोक है, यहाँ पे श्लोक दिया गया है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। मानी इस श्लोक में गुरु मद हिम स्कंद शलब्द सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म सूक्ष्म विषाद विशंति श विप्रिया। मान इस श्लोक से तात्पर्य है कि 20 गुणों माने विपरीत गुणों के 10 जोड़े, 10 तो राइट और 10 उसके उल्टे के बारे में बताया गया, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, जीवित प्राणियों, पौधों, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे आ गया भाई साहब चैप्टर खत्म। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि हमने उपयोग लिए हैं। वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण, बांटने को वर्गीकरण कहते हैं। द्वितीयन का मतलब होता है चमकहीन, जिसमें चमक नहीं हो। कठोर का मतलब जिसे हम दबा नहीं सके। अपारदर्शी, जिसे हम आर पार नहीं देख सकते। अघुलनशील, जो पानी में अच्छे से नहीं घुले। नरम और कोमल, ठीक है, देखने से पता लग जाता है। द्युतिमय मानी चमकदार। घुलनशील, जो पानी में अच्छे से घुल जाए, जैसे शराब हो गई, पानी में अच्छे से घुल जाती है, चीनी हो गई, ठीक है। द्रव्यमान मतलब वजन। पारभासी, जो मतलब जिसमें हम अच्छे से आर पार नहीं देख सके। सामग्री, आसपास के जितने भी पदार्थ है, ऑल आर सामग्री, ठीक है। पारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। द्रव्य, ऐसे पदार्थ जो ठोस हो, द्रव्य कहलाते हैं। आयतन, आयतन मतलब किसी वस्तु द्वारा धारण करने की क्षमता आयतन कहलाती है। तो ये सब अपने पास पॉइंट थे और ये इसका सारांश है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, सीखे होंगे, और फिर इसके अगले जो चैप्टर्स हैं उनको हम जल्द ही कंप्लीट करवाएंगे और इनके सॉल्यूशन आपको ज़रूर लेकर आएंगे। मैं समझ सकता हूँ मैंने थोड़ी सी स्पीड भी यहाँ पे बरती है और बहुत जल्दी मैंने इस चैप्टर को करवाया है। खैर, इस चैप्टर को बहुत जल्दी तो नहीं, लगभग 42 मिनट हो चुका है और 42 मिनट में ये चैप्टर खत्म हुआ। और क्या अगला चैप्टर जो रहेगा अपना, ठीक है, इसके बाद का कौन सा चैप्टर रहने वाला है, देखते हैं कि अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा है। तो पहुंच गए हैं, छठा तो पढ़ ही लिया है। सातवां जो चैप्टर रहने वाला है अपना वो रहने वाला है ताप एवं उसका मापन। ठीक है, मतलब ये फिजिक्स के चैप्टर चल रहे हैं। अभी इकाई वाला चला था जिसके अंदर आसपास की वस्तुएं थी, ठीक है। अगला भी ऐसा ही है, ताप और उसका मापन। ये भी फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर आए थे अपने आसपास के पर्यावरण से थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब करें। अगले में हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।